अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज हमने फिजिकल एजेंट्स एंड इलेक्ट्रोथेरेपी 2 सब्जेक्ट में पढ़ना है टॉपिक इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज की अगर बात करें तो क्या होती हैं इंफ्रारेड रेज? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से रिलीज़ या प्रोड्यूस होती हैं और इनकी वेवलेंथ जो है आपके पास 4000 एंगस्ट्रॉम से 7700 एंगस्ट्रॉम तक वेरी करती है। फिर हम इसकी बात करें सोर्सेज की, तो ये सोर्सेज कहाँ कहाँ से ये प्रोड्यूस हो सकते हैं या हम जो है इंफ्रारेड रेज ले सकते हैं। सोर्सेज में आपके पास आ जाती हैं सन, गैस, कोल, इलेक्ट्रिक फायर्स, या कोई भी हीटिंग ऑब्जेक्ट आ जाता है। उसके बाद इसमें दो तरह की इसकी टाइप्स होती हैं। एक होते हैं नॉन लुमिनस इंफ्रारेड जनरेटर्स, एक होते हैं लुमिनस इंफ्रारेड जनरेटर्स। तो पहले अगर हम बात करें नॉन लुमिनस जनरेटर्स की, तो उसमें 3 तरह की टाइप्स आ जाती हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं उसकी। पहली नॉन लुमिनस में आ जाती है कि सिंपल आपके पास जो है एक आपने ले लिया, कोई रॉड ले लिया, उसके अराउंड जो है आपने कोई भी वायर जो है वो रैप कर दी। वो वायर रैप करके तो उसको जब आप हीट देंगे तो क्या होगा, उस वायर मतलब वो ऑब्जेक्ट हीट होगा, रॉड हीट होगा, उसके बाद ये वायर जो है वो हीट अप होगी और वायर से जो है वो रॉड पे हीट जाएगी और अल्टीमेटली वहाँ से क्या होगा, आपके पास इंफ्रारेड रेज जो हैं वो रिलीज़ या एमिट होंगी। तो अगर हम दोनों जनरेटर्स की बात करें तो नॉन लुमिनस जनरेटर से सिर्फ प्योरली आपको इंफ्रारेड रेज मिलती हैं। लेकिन अगर हम लुमिनस जनरेटर्स की, इसीलिए नॉन लुमिनस जनरेटर को इंफ्रारेड भी कहते हैं और लुमिनस जनरेटर जो होते हैं उसमें आपके पास आप इंफ्रारेड के साथ साथ विजिबल भी मिलती हैं और अल्ट्रा वायलेट रेज की भी कुछ प्रोपोर्शन मिलती है, इसीलिए उसको रेडिएंट हीट भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें इसकी नॉन लुमिनस जनरेटर की सेकंड टाइप की, तो उसमें आपके पास कोई भी है, एक रॉड ले लिया, उसकी बैक साइड पे कोई प्लेट है, तो इसमें क्या किया आपने, वायर को सेंट्रली जो है वो इसके अंदर एम्बेड कर दिया। तो क्या होगा कि जब आप इसको हीट देंगे तो यहाँ से जो है वो रॉड कंडक्शन के थ्रू जो है वो हीट अप होगा और इसमें जो वायर है पोर्सलेन या फायर क्ले मटेरियल की यूज़ की जाती है। देन इसमें क्या होगा कि ये वायर जब हीट अप होगी, जब यहाँ से हीट रॉड से मूव करते करते वायर तक जाएगी तो वायर हीट अप होगी और वायर से जो है अल्टीमेटली पीछे वाली जो इसकी प्लेट होगी वो भी हीट अप हो जाएगी। कंडक्शन के मेथड के थ्रू ये जो है इंफ्रारेड रेज इससे जनरेट हो जाएंगी। इसकी थर्ड टाइप में आपके पास आ जाता है एक आपने कंटेनर लिया, उसके अंदर आपने कोई भी स्टील ट्यूब ले ली 8 मिलीमीटर जिसका डायमीटर हो और उसको आपने इस तरह से, उसमें कुछ टर्न्स भी आ गए। ये 8 मिलीमीटर लॉन्ग स्टील की ट्यूब ली, इसके अंदर एक और रॉड रखा और उसके अंदर जो है वायर को इस तरह से प्लेस कर दिया। तो क्या होगा, जब आप इसको कंटेनर को हीट प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से ये जो है कंटेनर हीट अप होगा, उसके बाद कंटेनर के बाद ये स्टील ट्यूब हीट अप होगी। स्टील ट्यूब जब पूरी तरह से हीट अप हो जाएगी तो ये उसके अंदर जो सेंट्रली प्लेस्ड रॉड होगा वो हीट अप होगा। हीट अप होने की वजह से ये जो वायर आपने फायर क्ले या पोर्सलेन मटेरियल की यूज़ की ये हीट अप होगी और यहाँ से इंफ्रारेड रेज जो हैं वो जनरेट हो जाएंगी। अब इसकी वेवलेंथ की बात करें तो ये एक तो इन लैंप्स की कंस्ट्रक्शन के दौरान एक चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है कि ये आपके फोकल पॉइंट्स पे जो हैं वो लगे होने चाहिए। फोकल पॉइंट्स क्या होते हैं? फोकल पॉइंट्स ये एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है। यहाँ आपने जो है लाइट हिट की इस मीडियम पे, वो आगे जाके जिस पॉइंट पे जो है रेज सारी इकट्ठी होती हैं, मर्ज होती हैं, एक पॉइंट पे मिलती हैं, उस पॉइंट को आप कहते हैं फोकल पॉइंट।
तो आपने डिस्टेंस का ख्याल रखना है कि जब भी इन लैंप्स की कंस्ट्रक्शन करनी है तो आपने पैराबोलिक रिफ्लेक्टर अगर यूज़ किया है या कोई भी आप लैंप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इतना 25 सेंटीमीटर का मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। तो फोकल पॉइंट जहाँ पे भी वो रेज मीट अप कर रही होंगी आपने उतने डिस्टेंस पे जो है लैंप्स का डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। फिर इसके बाद इसमें आपके पास वेवलेंथ आ जाती हैं 150,000 से 7700 एंगस्ट्रॉम, और इसके अलावा मैक्सिमम एमिशन आपको मिलती है नॉन लुमिनस की 40,000 एंगस्ट्रॉम की रेंज में मैक्सिमम एमिशन या मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ इंफ्रारेड रेज फ्रॉम नॉन लुमिनस जनरेटर। उसके बाद इसमें वोल्टेज का हम लोगों ने ख्याल रखना होता है कि इसमें अगर स्मॉलर हम लैंप्स यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी मिनिमम आपके पास 500 वाट्स होनी चाहिए, और लाइटर सर्किट्स में आप लोगों ने यूज़ करना है उसको। और अगर लार्जर होंगे तो उसमें 750 से 1000 वाट्स की कैपेसिटी वाले बल्ब्स या आप पावर सर्किट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास आ जाता है लुमिनस जनरेटर, जिसको आप रेडिएंट हीट भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं एक बल्ब की। एक बल्ब ले लिया, उसके अंदर एक ट्यूब है, उसके अंदर जो है आपकी वायर या कोई भी फिलामेंट जो है वो मरकरी फिलामेंट जो है वो आपने प्लेस कर दिया। उसके बाद जब आप इसको हीट देंगे इस बल्ब को तो क्या होगा कि बल्ब हीटअप होगा, बल्ब का ग्लास हीटअप हुआ, उसके बाद ये अंदर वाली ट्यूब हीटअप होगी और फिर वो मटेरियल अंदर वाला फिलामेंट ऑफ वायर या कॉइल ऑफ वायर जो है वो हीटअप होगा, और उससे क्या होगा कि आपकी जो है वो इंफ्रारेड रेज जनरेट हो जाएंगी। साथ आपको इसमें विजिबल शॉर्टर विजिबल रेज भी मिलती हैं और कुछ प्रोपोर्शन में आपको इसमें अल्ट्रा वायलेट रेज भी मिलती हैं। तो इसीलिए इन तीनों की प्रोडक्शन की वजह से इसको कहते हैं रेडिएंट हीट। फिर उसके बाद इसमें आ जाता है कि इसमें हम ना टंगस्टन का मटेरियल यूज़ करते हैं। टंगस्टन क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि वो बियर कर लेते हैं रिपीटेड हीटिंग और कूलिंग को, और बल्ब की ब्रेकेज को प्रिवेंट करता है। अगर टंगस्टन के अलावा आप कोई और मटेरियल यूज़ करेंगे तो रिपीटेडली जब आप उसको हीट देंगे और उसके बाद कूल डाउन करेंगे और उसके बाद दोबारा आपने हीट दी तो क्या होगा कि एक तो बल्ब जो है वो ब्रेकेज के उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, और दूसरा बल्ब पे उसके ग्लास पे कहीं पे भी कोई ओपेक सा डिपॉजिट या क्लाउडी डिपॉजिट आपको मिल सकता है। उसके बाद इसमें जो है आपने बल्ब जो यूज़ करने हैं वो 300 वाट्स के यूज़ कर सकते हैं कैपेसिटी के, या फिर 150 वाट्स के जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और इसमें सेकंड मेथड आपके पास आ जाता है कि आप किस तरह से जो है ट्रीटमेंट अप्लाई कर सकते हैं पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी में। एक तो होते हैं आपके पास टनल बाथ, और एक आपके पास मेथड होता है कैबिनेट बाथ। टनल बाथ क्या होता है, इसमें जो है 60 बल्ब जो हैं वो आप पैरेलल में लगा देते हैं। एक इतना लार्ज कंटेनर आप ले लें, या आप कह लें जैसे बाथ टब होता है जिस डायमेंशंस का, उतनी डायमेंशन में आप एक कंटेनर लें, उसके अंदर 60 बल्ब जो हैं वो प्लेस कर दें पैरेलल अरेंजमेंट में, और फिर जो है पेशेंट को उसमें सुपाइन लाइन में या जिस भी पोजीशन में आपने जिस एरिया को एक्सपोज करना है उसके अकॉर्डिंगली जो है आप उसको जो है ट्रीटमेंट अप्लाई कर दें। कैबिनेट बाथ क्या होता है, जैसे कैबिनेट एसी होते हैं उस तरह एक कैबिनेट शेप में जो है वो एक बना होगा कंटेनर, और उसके अंदर जो है आगे डोर लगा होगा, आप अंदर बल्ब जो हैं वो लगा दें और बाद में स्विच ऑन कर दें, और उसके बाद जो है आप पेशेंट को अंदर भेज दें, और इस तरह से आप जो है उसको ट्रीटमेंट सेशन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ का ख्याल रखना होता है कि एक तो ना ये बल्ब्स या जनरेटर जो हैं कुछ टाइम लेते हैं हीटअप होने में, तो कुछ 5 मिनट्स का टाइम लेते हैं और कुछ जो हैं 10 to 15 मिनट्स का टाइम लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो 5 मिनट्स का टाइम लेते हैं आपने ट्रीटमेंट अप्लाई जिस पे भी पेशेंट पे करना है, तो आपने ख्याल रखना है कि आप 5 मिनट पहले ही उसका स्विच जाके ऑन कर दें ताकि वो हीट अप हो जाए 5 मिनट में। उसके बाद पेशेंट को आप एक्सपोज करवा दें तो उसकी लैंप में। उसके बाद अगर जो 10 से 15 मिनट का टाइम लेते हैं हीटिंग में, उसमें आपने 10 से 15 मिनट पहले ट्रीटमेंट से जो है वो ऑन कर देना होता है। उसके बाद कुछ होती हैं एसेसरीज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं इन जनरेटर्स के साथ या लैंप्स के साथ कॉम्बिनेशन में। जैसे लुमिनस जनरेटर में मैंने आपको बताया कि इसमें विजिबल, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड तीनों प्रोड्यूस होती हैं रेज, तो इसमें हम कुछ एसेसरीज़ यूज़ करते हैं जिनको आप कहते हैं फ़िल्टर्स।
उन फिल्टर्स में मोस्ट कॉमन आपके पास आ जाता है रेड ग्लास फिल्टर। ये क्या करता है, ये सिर्फ जहाँ पे आप यूज़ करेंगे, ये क्या करेगा, रेड ग्लास फिल्टर जो है अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रेज को जो है वो इसमें से फ़िल्टर नहीं करेगा और सिर्फ इसमें से आपको प्योरली इंफ्रारेड रेज जो हैं वो रिलीज़ करवाएगा उसको फ़िल्टर आउट करके। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स में आपके पास सबसे पहले तो आपने ये बात करनी है कि इन दोनों में से कौन सी मोर पेनिट्रेटिंग होती हैं और कौन सी लेस पेनिट्रेटिंग होती हैं। तो आपके पास जो होती हैं शॉर्टर जो होती हैं रेज आपके पास इंफ्रारेड, वो आपके पास डर्मिस तक जो है उनकी पेनिट्रेशन मिलती है, और जो आपके पास लॉन्गर होती हैं या लॉन्गर वेवलेंथ के साथ होती हैं ये आपकी डर्मिस तक पेनिट्रेशन करती हैं, और जो लॉन्गर हैं वो सुपरफिशियल पेनिट्रेशन ही करती हैं, यानी एपिडर्मिस तक ही जो है उनकी एब्जॉर्प्शन या पेनिट्रेशन रहती है। तो आपने कंडीशन के अकॉर्डिंगली देख लेना है कि आपको सुपरफिशियल पेनिट्रेशन रिक्वायर्ड है या डीपर पेनिट्रेशन रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपने देखना है कि एक कौन सी जो है आपने नॉन लुमिनस उसको देनी है ट्रीटमेंट में या लुमिनस देनी है। जो लुमिनस होती हैं वो इरिटेटिंग केमिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं और इरिटेशन जो है वो कॉज कर सकती हैं स्किन पे एज़ कम्पेयर टू नॉन लुमिनस, तो इसीलिए वो कंफर्टेबल नहीं होती पेशेंट के लिए, तो आप उसमें नॉन लुमिनस को जो है वो प्रेफर करते हैं। फिर आपके पास इसमें एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में क्या आता है, सबसे पहला है इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म क्या है कि जब भी आपने इंफ्रारेड इरेडिएशन करवाई, हीटिंग होगी सुपरफिशियल टिश्यूज़ की, हीटिंग होगी तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन और फूड स्टफ्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे जो है ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी और अल्टीमेटली वेस्ट प्रोडक्ट्स की एलिमिनेशन उतनी ही तेज़ी से होगी, क्विकर आपकी होगी एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो इस तरह से मेटाबॉलिज्म उसका इंक्रीज़ हो जाता है। फिर आपके पास होती है वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन में ये होता है कि जब आपने इंफ्रारेड रेडिएशन उसको इरेडिएशन प्रोवाइड की तो उसमें क्या होता है, सुपरफिशियल जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी डायलेशन कॉज हो जाती है, और ये किस वजह से होता है, इरिटेशन होती है सेंसरी नर्व एंडिंग्स की, उसकी वजह से वेजोडाइलेशन कॉज होगी। और वेजोडाइलेशन के बाद जो है डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ हीट की वजह से माइल्ड इरिटेशन भी कॉज हो सकती है। माइल्ड इरिटेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं कि आप जो है उसका डिस्टेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है पिगमेंटेशन। और जहाँ भी ट्रीटमेंट आप पेशेंट को दे रहे हैं, अगर वो जो है उसके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा तो आपने उसको कहना है कि अगर उसकी टॉलरेबल रेंज में नहीं है तो आप उसी टाइम जो है वो रिमूव कर दें और ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू कर दें। तीसरा आपके पास इसमें इफेक्ट आ जाता है पिगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव हीटिंग की वजह से या एक्सेसिव एक्सपोजर की वजह से कुछ मोटल्ड अपीयरेंस आपको स्किन पे मिलती है। मोटल्ड अपीयरेंस का क्या मतलब है कि इसमें छोटे छोटे से रेड से स्पॉट्स मिलते हैं स्किन पे और एक रैश की तरह की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो ये ज़्यादा कॉमन उनमें होते हैं जो फायर के नज़दीक, मतलब आग के नज़दीक काम कर रहे हों या जैसे भट्टे में जो काम करते हैं ना लोग, उनमें ये ज़्यादा कॉमन होता है, तो पिगमेंटेशन हो सकती है। फोर्थ आपके पास आ जाता है इफ़ेक्ट्स ऑन सेंसरी नर्व्स। ये क्या करता है, इंफ्रारेड जब आप देते हैं किसी भी पेशेंट को तो सेंसरी नर्व्स की इरिटेशन होती है, उसकी वजह से डायरेक्ट इफेक्ट जाता है ब्लड वेसल्स पे, और ब्लड वेसल्स जो हैं वो वेजोडाइलेशन में चली जाती हैं और अल्टीमेटली क्या होता है कि ऑक्सीजन और फूड स्टफ्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स एलिमिनेट हो जाते हैं। फिफ्थ आपके पास आ जाता है डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू। एक्सेसिव हीटिंग या इरेडिएशन ऑफ इंफ्रारेड की वजह से टिश्यू जो है वो डैमेज भी हो सकता है, तो इसीलिए आपने उसकी जो भी आपने उसकी क्वांटिटी या आपने उसकी डोजेज वगैरह का ख्याल रखना है कि कितनी मिनट्स के लिए आपने ट्रीटमेंट सेशन प्रोवाइड किया। ये नहीं कि आपने 10-15 मिनट के लिए लगाया तो आप लगा के इंफ्रारेड जो है लंच करने चले गए, भूल ही गया कि पेशेंट पीछे बैठा हुआ है और आए तो वहाँ पर पिगमेंटेशन हुई हो या टिश्यू डैमेज हुआ हो। उसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑन मसल टिश्यू।
मसल पे क्या इफ़ेक्ट आता है कि मसल जो है ना वो रिलैक्सेशन स्टेट में चले जाते हैं और इंक्रीज़ करते हैं उसकी एफिशिएंसी, उसकी कॉन्ट्रैक्शन की इंक्रीज़ होती है आहिस्ता आहिस्ता इससे इंफ्रारेड की रेडिएशन की वजह से। 7th आपके पास आ जाता है जनरल राइज इन टेम्परेचर। इंफ्रारेड लैंप से या इंफ्रारेड जब आप प्रोवाइड करते हैं तो हीट स्किन में जो है वो कंडक्शन के थ्रू हीट प्रोड्यूस होगी। हीट जो है वो एपिडर्मिस या डर्मिस के लेवल पे गई, उसके बाद उसने जो है मतलब उसके जो अंदर ब्लड है सर्कुलेट कर रहा है, वो जो ब्लड है वो हीट अप होगा और वो ब्लड आपकी बॉडी में अदर पार्ट्स में भी जा रहा होता है, तो सर्कुलेट कर रहा होता है आपकी थ्रू आउट द बॉडी में। तो पूरी बॉडी में जो वो ब्लड वहाँ से जाएगा तो क्या होगा कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। लास्ट इसमें आ जाता है फॉल इन ब्लड प्रेशर और इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। फॉल इन ब्लड प्रेशर क्या होगा कि उसका बीपी लो हो जाता है इंफ्रारेड की रेडिएशन की वजह से, और स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। पेशेंट जो है आपके पास पर्सपायरेशन के साथ आएगा, उसमें स्वेटिंग ज़्यादा हो जाएगी और क्या होगा कि सेंसरी नर्व एंडिंग्स जो है हीटअप हो जाती हैं इसमें बहुत ज़्यादा, इस वजह से उसमें जो है स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हाइपर स्टिमुलेशन की वजह से उनकी जो है स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो उसी टाइम अगर स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो तो आपने उसका ट्रीटमेंट जो है टाइम उसको या तो मिनिमाइज़ कर दें कि अगर आपने 15 मिनट के लिए लगाया था और वो पेशेंट की कंडीशन जो है वो वर्सन होती जा रही है तो आप जो है 10 मिनट में ही ट्रीटमेंट ख़त्म कर दें। ये नहीं कि 15 मिनट पूरे लगा के ही तो आपने बंद करना है। और अगर वो आपको लगे कि नॉर्मल है स्वेटिंग तो फिर आपने उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना, आपने 15 मिनट्स पूरे करने हैं ट्रीटमेंट के और फिर जो है आपने इंफ्रारेड को रिमूव करना है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमने पढ़ा इंफ्रारेड की डेफिनेशन, उसके बाद उसकी वेवलेंथ की रेंज देखी, देन हमने उसमें इसकी टाइप्स पढ़ी कि टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, सोर्सेज देखी, उसके बाद हमने नॉन लुमिनस और लुमिनस जनरेटर्स की जो है या लैंप्स की जो है कंस्ट्रक्शन देखी कि कौन कौन सी उसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं, किस किस मेथड से फिजियोथेरेपी में आप दे सकते हैं ये इंफ्रारेड रेडिएशन करवा सकते हैं। उसके बाद हमने इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पढ़े जिसमें आपके पास आ जाता है इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, वेजोडाइलेशन, पिगमेंटेशन, इफेक्ट्स ऑन सेंसरी नर्व एंडिंग्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू, इफेक्ट्स ऑन मसल टिश्यू, जनरल राइज इन टेम्परेचर, फॉल इन ब्लड प्रेशर और इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।